हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे ही होंगे। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रेल स्पेशल बिहार एजुकेशनल चैनल पर। तो आज हम एसएससी एमटीएस पिछले पेपर जो 10 अगस्त 2019 को एग्जाम हो रहा है, तो उसका शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते समय 2 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप 2 पॉइंट को समझिए। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है। तो प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। आपको अगर क्वेश्चन में कहे धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत, अगर इस क्वेश्चन में रहता धारा के अनुकूल होता है। अनुकूल मतलब के साथ, मतलब धारा के साथ, मतलब जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में अगर कोई तैर रहा है तो वो होता है धारा के अनुकूल। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, नाव की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 2 किलोमीटर घंटा और प्रतिकूल जा रहा है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। एक बात सोचिए, मान लीजिए ये कोई नदी है। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, आप एक बार समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन मात्र 10 सेकेंड का है। मान लीजिए ये कोई नदी है, इस नदी में धारा बह रहा है। ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब इस नदी का जो धारा बह रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। इस नदी का धारा मान लीजिए पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है। इस नदी में धारा पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है और एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी है, धारा इधर बह रहा है और आदमी तैरते हुए उधर जा रहा है। धारा इधर बह रहा है और आदमी तैरते हुए पूरब की तरफ जा रहा है। तो अब देखिए इसका जो कैपेसिटी होगा, ये आदमी का तैरने का कैपेसिटी होता है जो होगा धारा के विरोध के कारण इसका जो चाल हो जाएगा, उसका जो गति जो हो जाएगा, तैरने के कैपेसिटी जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका स्वाभाविक है, जब ये नदी पूरब से, मान लेते पूरब ये है और पश्चिम ये है, पूरब से पश्चिम की ओर बहेगा, पूरब से पश्चिम की ओर, और आदमी पश्चिम से पूरब की ओर तैरेगा। मान लीजिए नदी इधर से आ रही है, हम इधर से तैरते हुए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक हम धारा के विरोध किए। हम धारा के जब विरोध किए, निश्चित है कि हमारा जो तैरने का कैपेसिटी है वो कम जाएगा। तो तैरने का कैपेसिटी आदमी शांत जल में नाव की गति क्या है, मतलब कि नाव जा रहा है धारा के विपरीत, उसका गति 8 किलोमीटर है और धारा बह रहा है इधर 2 किलोमीटर धारा इधर बह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और आदमी नाव तैर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। यहाँ पर नेट जो होगा, नेट गति, मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं धारा के विपरीत जो गति होगा, जिसको आपेक्षिक गति आप कहते हैं, धारा के विपरीत नाव का जो गति होगा कितना होगा, तो विरोध होगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, नाव इधर जा रहा है। तो अब कितना हो जाएगा, तो नाव का गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तब घटा दीजिए तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लीजिए, जाते समय मतलब कि जब नाव जा रहा है धारा के विपरीत, 2 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 घंटा। तो देख लीजिए हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी हम जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना निकला है 6 किलोमीटर प्रति आवर, और समय कितना है 2 किलोमीटर, सॉरी समय है 2 घंटा के। दूरी हो जाएगा 6 दूना 12 किलोमीटर की। आपका आंसर हो जाएगा 4।
समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। केवल ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, केवल बी समान काम को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से आरंभ करके वे एक एक दिन करके काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। हम बोले थे जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो जो दिन हमको दिया हुआ है, जो दिन हमको दिया उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो कितना दिन दिया हुआ है, ए 30 दिन में काम करता है और उसी काम को बी 40 दिन में काम करता है। तो हम एलसीएम किसका और किसका ले लेंगे, तो एलसीएम हम 30 और 40 का ले लेंगे। जब 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। निकाल कर आप देख लीजिएगा, 120 आ जाएगा। अब ये 120 क्या है, ये 120 टोटल काम है। ये 120 क्या है, ये 120 टोटल वर्क है जिसको हमको करना है। अब क्वेश्चन को पहले आराम से एक बार समझ लीजिए, एक बार आप आराम से समझ लीजिएगा तो इसको बनाने में आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो देखिए 120 काम को हमको करना है, लेकिन शुरुआत में क्या हो रहा है, 120 काम को जब ए करता है तो उसको 30 दिन लगता है। जब 120 काम को यही 120 काम को ए जब करता है तो 30 दिन का उसको समय लगता है। तो एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, तो 30 से 120 को 30 से भाग दे दीजिए। 120 को 30 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक दिन में 4 वर्क करता है, यानी 4 वर्क करता है। अब देख लीजिए, बोल रहा है समान काम बी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। तो बी के बाद देख लीजिए, बी टोटल जो हमको 120 काम करना है, 120 काम करना है। जब ए कर रहा था तो उसको 30 दिन लगा। अब बी इसी को 40 दिन में करता है, इसी काम को बी 40 दिन में करता है। अब देख लीजिए, जब 40 दिन में 120 वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो हम 120 को 40 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 वर्क करेगा। क्वेश्चन आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है वो काम कैसे स्टार्ट करता है। काम स्टार्ट करता है, पहला दिन ए काम शुरू करता है, दूसरा दिन फिर आकर के बी काम करता है, उस दिन ए काम नहीं करता है। तीसरा दिन फिर ए काम करता है, चौथा दिन फिर बी काम करता है, पांचवा दिन फिर ए काम करता है। इसी तरह चलते जाता है अल्टरनेट में। अब देखिए, जब पहला दिन ए काम करेगा तो कितना वर्क करेगा, 4 वर्क करेगा। तो दूसरा दिन क्या होगा, ए काम छोड़ देगा और बी काम करने लगेगा। तो दूसरा दिन के अंत में टोटल कितना काम कर लेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला दिन ए काम शुरू किया और 4 वर्क करता है, और दूसरा दिन ए काम छोड़ दिया और बी करता है। तो कितना वर्क कर रहा है, बी की कैपेसिटी देखिए, एक दिन में 3 वर्क करने का है। तो यहाँ पर 3 वर्क, तो टोटल मिलाकर इसी तरह चलते जाता है, 4 3 इसी तरह चलते जाता है। अब देखिए, हम 2 दिन के कंपेयर करेंगे, 2 दिन के हम हिसाब से ले लेंगे। तो ए और बी, पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया। तो ए और बी, ए प्लस बी कितना वर्क किया, पहला दिन ए किया तो 4 वर्क, दूसरा दिन बी किया तो 3 वर्क। तो टोटल कितना वर्क हो गया, तो टोटल 7 वर्क हो गया। तो इस 7 वर्क को करने के लिए ए और बी कितना दिन लेता है, 2 दिन लेता है। 2 दिन के अंत में ये टोटल 7 वर्क हो जाएगा। अब फिर देखिए, तीसरा दिन से फिर ए करेगा, फिर चौथा दिन ए छोड़ देगा, फिर चौथा दिन बी काम शुरू करेगा, इसी तरह चलते जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पर आकर मिस्टेक होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हमको टोटल काम कितना करना है, हमको टोटल वर्क 120 करना है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों मिलकर 7 वर्क 2 दिन में पूरा करता है। 7 वर्क 2 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम एक 7 वर्क को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ कि ये वर्क 120 के करीब पहुंच जाए। ये वर्क कौन सी संख्या से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 के करीब पहुंच जाए। अब देखिएगा, जब 7 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 क्या होता है,
119, और जब 18 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 120 से ज्यादा। तो काम जितना हमको करना नहीं उससे ज्यादा हो रहा है, तो उसको 18 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 17 से ही करेंगे, जो 120 से कम रहे और इसके करीब रहे, सबसे नजदीक रहे। जब हम इधर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हम 17 से कर सकते हैं दोनों तरफ, तब जाकर बराबर होगा। अब देखिए जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी मिलकर 17 सत्य क्या होता है 119। 119 वर्क कितना दिन में करेगा 34 दिन में, 34 दिन में करेगा। अब देखिए हमको काम कितना करना था, यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमको टोटल 120 वर्क करना था, हमको टोटल 120 का वर्क करना था, लेकिन अभी हमारा काम 119 ही कंप्लीट हुआ है। तो कितना काम अभी बचा हुआ है, तो 120 में से हम 119 को जब घटाएंगे तो कितना वर्क बचेगा, एक वर्क बचेगा, हमको एक वर्क बचेगा। अब यही एक वर्क करना है। अब ये तो हम नहीं ना जानते हैं कि एक वर्क, ये जो एक वर्क बचा है ये एक वर्क कौन करेगा। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला दिन ए वर्क कर रहा था, दूसरा दिन बी वर्क कर रहा था, तीसरा दिन फिर ए वर्क कर रहा था, चौथा दिन फिर बी वर्क कर रहा था, पांचवा दिन फिर एक वर्क कर रहा था। मतलब कि जो विषम स्थान पर दिन है, सॉरी जब सम स्थान पर दिन है तो ए वर्क कर रहा है, सॉरी जब विषम स्थान पर दिन है तो ए वर्क कर रहा है, और सम स्थान पर दिन है तो बी वर्क कर रहा है, बी वर्क कर रहा है। फिर देख लीजिए जब विषम दिन पर स्थान, विषम दिन के स्थान है तो ए वर्क कर रहा है, सम जहां पर वहां पर बी वर्क कर रहा है। जब 34 दिन हमारा कंप्लीट हो गया तो 34वां दिन ए ने 34वां दिन ए वर्क किया होगा। एक मिनट ध्यान से देखिए, 34वां दिन, 34 दिन हमारा कंप्लीट हो गया तो 34 क्या है, 34 एक सम है। तो सम को हम किससे देखते हैं, सम के स्थान पर बी आता है, बी आता है। यहाँ पर दूसरा दिन बी वर्क बी कर रहा है, चौथा दिन भी बी कर रहा है, छठा दिन भी बी करेगा। इससे क्या साबित हो रहा है कि 34वां दिन भी बी काम किया था। इससे पहले 33वां दिन ए किया और 34वां दिन भी बी काम किया। लेकिन अब जो काम होगा, जो हमको एक काम बचा हुआ है, एक वर्क बचा हुआ है, तो 35वां दिन में काम शुरू होगा। एक वर्क जो बचा हुआ है वो 35वां दिन में शुरू होगा। उसको कौन करेगा, तो उसको अब बी तक कर लिया है 34वां दिन, तब 35वां दिन ये अब हाथ लगाएगा उस काम को करने के लिए, ये हाथ लगाएगा उस काम को करने के लिए। तो काम कितना बचा हुआ है, तो काम हमारा एक वर्क बचा हुआ है। अब ए का कैपेसिटी देख लेते हैं, ए का कैपेसिटी क्या है, एक दिन में 4 वर्क करने का, एक दिन में ए का कैपेसिटी है 4 वर्क करने का। अब यहाँ पर देखिए एक दिन में ए का कैपेसिटी कितना है, 4 वर्क करने का। 4 वर्क ए क्या कर रहा है, 4 वर्क को एक दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो एक वर्क को 1/4 दिन में कंप्लीट करेगा। अब हमको काम कितना बचा हुआ है, एक वर्क। अब वही एक वर्क को 1/4 दिन में कंप्लीट करेगा, यानी 0.25 दिन। अब टोटल कितना समय, अब देखिए अब टोटल कितना समय लगेगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम अब देखिए 119 काम 34 दिन में किया, 119 काम 34 दिन में किया, और शेष एक काम ए कितना दिन में कर रहा है, 0.25 दिन में। तो कितना समय लग रहा है टोटल, 34.25 दिन। आपका आंसर कौन सा हो गया, मिला लीजिए यही। तो इस तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आप एक बात सुन लीजिए। हम 15 मई से मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन ला रहे हैं। आप किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का पुलिस और एसआई का एग्जाम हो, तो आप यहाँ से 15 मई से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमसे ही क्लास कीजिए,
अब देखिएगा, जब क्लास में आइए और क्लास करिए, अब कंपेयर कीजिएगा। आपके पास एक एंड्रॉयड सेट है, डिजिटल युग का ज़माना है। इस डिजिटल युग में आप कोई भी टीचर, हम तो टीचर है नहीं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही हम कोई टीचर है, हम एक स्टूडेंट है। फिर भी अगर हम टीचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो इंडिया के किसी भी टीचर के आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर क्लास करिए। उससे अगर हमारा कंटेंट और उससे कंटेंट और उसका पढ़ाई का क्वालिटी अगर उन टीचर से, जो टीचर के पास आप जाइएगा, उससे हमारा कमज़ोर लगे, तो आप हमारे पास नहीं आइए। आप उन्हीं से आप जा करके आराम से यूट्यूब चैनल पर पढ़िएगा। लेकिन उनसे पढ़ने से पहले एक बार हमारे क्लास में आकर आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्लास चलता है। अगर हमारे क्लास में कोई कमी हो तब आप कहीं जा सकते हैं, नहीं तो आप हमारे साथ एक बार जुड़िए। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, लगभग 8,000 प्रीवियस ईयर मैथ का जो अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, रेलवे जेई एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी का जो भी हाल फिलहाल में हुआ, ग्रुप डी जो 2018 में हुआ है, और एसएससी का लगभग 10 साल तक पीछे चल जाइए, उसका भी हम प्रश्न उठा करके एक टोटल हम 8,000 क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं, और प्रत्येक टॉपिक बाय, अगर हम कोई चैप्टर हम शुरू करते हैं, चैप्टर को समाप्त करने के बाद, चैप्टर के कंप्लीट एग्जाम्पल के साथ थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, हम प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में शिकायत कर सकते हैं। अगर लगे कि हम सक्सेस नहीं है, इंडिया के किसी भी एजुकेटर के पास जाइए, उनका क्लास एक बार देखिए, इसके बाद हमारा देखिए। अगर लगेगा कि उनसे हम किसी भी मामला में उसके सामने हम नहीं ठहर सकते हैं, तो आप हमारे पास, हमसे आप नहीं पढ़िएगा, आप सर उसी के पास जाकर पढ़िएगा जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि स्टूडेंट का समय बहुत ही कीमती होता है। अब ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोई राशि 2 वर्ष के बाद 4,000 रुपया हो जाती है और उसी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की दर से 4 वर्ष बाद 6,000 रुपया हो जाती है, तो वो राशि क्या होगी? अब देखिए, एक राशि है जो 2 वर्षों के बाद 4,000 रुपया हो जाती है और 4 वर्षों के बाद 6,000 रुपया हो जाती है, और ब्याज का दर क्या है? ब्याज का दर चक्रवृद्धि वार्षिक संयोजित होती है। तो हमको राशि पता करना है। हम राशि नहीं जानते हैं, हम एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला होता है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस r/100 के पावर t। यहाँ पर मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। एक पार्टिकुलर समय में आपका जो मूलधन होगा प्लस उस समय का ब्याज होगा, टोटल मिलाकर मिश्र धन होता है। अब मूलधन क्या होता है? जिस राशि को आप ब्याज पर लगाते हैं, वो आपका मूलधन हो जाता है। आर रेट हो जाता है कि उस राशि जिस राशि को आप जिस दर पर ब्याज पर लगाते हैं, वही दर आपका रेट यानी दर हो जाता है। समय क्या होता है? जितने समय के लिए आप कोई राशि साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज वो उस पर लगा रहे हैं, तो वही निश्चित अंतराल टाइम हो जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर 2 वर्ष के बाद 4,000 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष के बाद 4,000 हो जाता है, तो ये 4,000 क्या है? इस 4,000 में मूलधन भी है और इस 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो हम जानते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 4,000, ये क्या है? ये मिश्रधन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मिश्रधन के स्थान पर 4,000। अब देख लीजिए, मूलधन हमको कुछ नहीं मालूम है, तो मूलधन के स्थान पर हम सिर्फ मूलधन लिख देंगे 1 प्लस
आर के बारे में हमको नहीं कुछ पता है, तो आर के स्थान पर हम आर लिख देते हैं। और कितना समय लग रहा है, टोटल 2 वर्ष लग रहा है 4000 होने में। तो समीकरण नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर देखिए 4 वर्ष के बाद वह राशि 6000 रुपया हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष के बाद जो ये राशि जो 6000 रुपया हुआ है, इस 6000 में क्या है, इस 6000 में मूलधन भी है प्लस 6000 में, इस 6000 में क्या है, इस 6000 में मूलधन भी है प्लस 4 वर्ष का ब्याज भी है। ये ब्याज किस दर पर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है। 4 वर्ष का मूलधन भी है, 6000 में मूलधन भी है और 4 वर्ष का ब्याज भी है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम मिश्रधन, टोटल मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये 6000 है, ये मिश्रधन है, मिश्रधन के स्थान पर हम 6000 लिख सकते हैं। यहाँ पर मूलधन हमको नहीं पता है, यहाँ पर वही बात है, हमको रेट भी नहीं पता है कि किस रेट पर हम लगाए हैं राशि को, लेकिन टाइम पता है कि 4 वर्षों में 6000 हो जाता है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब जब हम समीकरण सेकंड में फर्स्ट को भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6000 बटे 4000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मूलधन, यहाँ पर भी मूलधन, तो ये मूलधन आपस में कट जाएगा। जब ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, 6000 ऊपर में है तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 के पावर 4, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 के पावर 2। अब देख लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस आर बटे 100 है ये बेस, और ये बेस समान है और नीचे में है, तो हम जानते हैं नीचे में है तो मतलब भाग में है। भाग का पावर क्या होता है, भाग का पावर घटता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटे 100 के पावर 4 में से भाग का पावर घटता है, तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब 3/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 3/2 किसके बराबर है, 1 प्लस आर बटे 100। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम समीकरण नंबर फर्स्ट में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, r प्लस 1 प्लस आर बटे 100 के होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी है 1 प्लस आर बटे 100 के होल स्क्वायर। इसको हम अगर समीकरण 1 में पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखित समीकरण नंबर फर्स्ट लिखते हैं। अब समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, 4000 है, 4000 है। अब यहाँ पर देख लीजिए 4000 किसके बराबर है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के होल स्क्वायर, और आर बटे 100, 1 प्लस आर बटे 100 के होल स्क्वायर किसके बराबर है, 3/2 के। तो इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब इसके स्थान पर हम 3/2 लिख देंगे। आप सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ नीचे 1 छिपा है, उल्टा गुना करिएगा तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4000 को 2 से गुना करेंगे तो 8000 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर ये चल जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये नीचे चल जाएगा। अब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 2666.6 रुपया। अब मिला लीजिए, आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगर समझ गए होंगे तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए इस प्रश्न में क्वेश्चन पढ़िए। समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, उसके किसी एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, ये एक
समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बारे में हम क्या जानते हैं? समचतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं इसका सभी भुजा, इसका जो सभी भुजा होता है, इसका सभी भुजा आपस में समान होता है और इसका विकर्ण जो होता है, इसका विकर्ण एक दूसरे को, इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब कि समकोण पर समद्विभाजित करता है, मतलब कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चारों का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पर मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, 90 डिग्री है। और इसके बारे में हम जानते हैं जब इसके विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को काटता है। समद्विभाजित मतलब क्या होता है? एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। तो ये विकर्ण जब एक दूसरे के बराबर भाग में काटता है तो इधर का जो लंबाई होगा इसके बराबर और ये लंबाई इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। अब यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का परिमाप क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। हम जानते हैं किसी भी चतुर्भुज का परिमाप उसके चारों भुजाओं का योग होता है। तो हम यहाँ पर समचतुर्भुज के बारे में हम क्या जानते हैं? इसके प्रत्येक भुजा, क्वेश्चन को आप एक बार आराम से समझ लीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में, 10 सेकंड बहुत हो गया। देखिए इसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, हम प्रत्येक भुजा ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? परिमाप 20 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है किसी चतुर्भुज का? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। जब चारों भुजाओं का योग करेंगे तो यहाँ पर 4a आ जाएगा। 4a किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर 20 के बराबर हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 20/4। अब 4 से काटिएगा तो यहाँ पर 20 को तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भुजा की लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर, दूसरा का भी होगा 5 सेंटीमीटर, तीसरा का भी वही होगा और चौथा का भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देखिए, और एक विकर्ण का लंबाई भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये विकर्ण का लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए जब समकोण पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो अपने आप को दो विभाग में बांट लेता है। जब ये टोटल यहाँ से यहाँ 6 होगा, जब टोटल यहाँ से यहाँ वो 6 होगा तो प्रत्येक भाग होगा जिसका लंबाई 3 सेंटीमीटर होगा। अब देख लीजिए ये एक अब ये क्या बन जाता है? ये अब समकोण त्रिभुज बन जाता है। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाले कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण के स्थान पर क्या है? 5। 5 के स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। आधार हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर लंब है तो लंब यहाँ पर x मान लेते हैं। जब ये x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को आपस में समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो ये जो विकर्ण है आपस में दो भागों में बट जाएगा। जब एक भाग x होगा तो दूसरा भाग भी x हो जाएगा। तो टोटल विकर्ण हम मान लेते हैं ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो हमको दूसरा विकर्ण की लंबाई निकालना है तो दूसरा विकर्ण BC होगा। BC किसके बराबर है? x 2x के बराबर। तो हमको फाइनली 2x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर यानी x के स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो 25 बराबर हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर जब यहाँ पर 25 है 9 इधर लाएंगे तो इस पर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 लिख सकते हैं यानी 16 के बराबर। तो x बराबर हो जाएगा √16 के यानी 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। जब देख लीजिए जब x का मान 4 सेंटीमीटर निकला है तो हमसे पूछ रहा है समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई BC की लंबाई। तो BC की लंबाई 2x के बराबर है। तो हमारा x का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो x के स्थान पर 4 रख देंगे तो 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। आंसर नंबर 3। अब एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो आपको
लिखना नहीं पड़ेगा, आप मेमोरी में एक बार फिट हो जाएगा तो आप 10 से 15 सेकेंड में आप इस सवाल को कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। इतना नौटंकी आपको नहीं करना पड़ेगा, ए नहीं लिखना पड़ेगा, फिर भी इधर ए नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलिए आप समझ गए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक वस्तु को 25% लाभ और 37.5% हानि पर बेचने पर इसका जो विक्रय मूल्य का अंतर होता है वो 1250 रुपया है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मान लीजिए हम नहीं जानते हैं कि इस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो वास्तविक मूल्य यहाँ पर हम वास्तविक मूल्य मान लेते हैं। इस वस्तु का वास्तविक मूल्य 100 रुपया है। अब पहली बार में उसको क्या हो रहा है, इसको हम 25% लाभ पर बेच रहे हैं। जब इसको हम 25% लाभ पर बेचेंगे तो ये अपने आप में 100% है। कोई भी संख्या जब स्वतंत्र होता है तो हम बोले उसको हम 100% मानते हैं, तो ये संख्या अपने आप में 100% है। अब क्या हो रहा है, 100% में जब 25% लाभ पर बेचते हैं तो 25% बढ़ जाता है, तो बढ़कर 125% हो जाता है। तो क्वेश्चन समझिए, 100 का 125% यानी 125/100 हो जाएगा। 100 से हम 100 को हम काट देंगे तो बढ़कर 125 हो जाएगा। तो जब हम 25% लाभ पर बेचे तो कितना हो गया, 100 से 125 हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब आगे प्रश्न बोल रहा है अगर हम 37.5% हानि पर बेचने पर, तो देखिए जब यही वास्तविक मूल्य से हम 37.5% हानि पर बेचे तो कितना हो जाएगा? कोई भी संख्या अपने आप में ये 100% है। अब इस 100% में से हम 37.5% हानि पर बेचे, मतलब क्या कर रहे हैं, उसमें से हम इतना 37.5% को हम घटा दे रहे हैं। जब हम घटाएंगे 100% में से 37.5% को तो कितना बचेगा, 62.5% बच जाएगा। अब ये जो बचेगा 62.5%, 100 का 62.5% कितना हो जाएगा, 100 गुने 62.5/100। 100 से 100 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 62.5। मतलब कि जब हम 37.5% हानि पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 62.5। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ये दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 1250 रुपया। तो देखिए अंतर कितना किसके बराबर है, तो 125 में से हम जब 62.5 को घटाएंगे तो 62.5 आ जाएगा घट करके, यानी 125 माइनस 62.5, ये घटकर 62.5 आ रहा है। ये किसके बराबर है, ये अंतर 1250 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 1250/62 के बराबर 0.5। अब देख लीजिए तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, तो 100 क्या है, 100 हमारा वास्तविक मूल्य है। तो किसके बराबर हो जाएगा, 1250/62.5 गुने 100। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के मतलब यहाँ पर 1 0 चलाएगा। यहाँ पर काट देंगे तो ये जब 625 को हम 1250 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमारा वास्तविक मूल्य है 2000। अब बोल रहा है जब उसे 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यही जो वास्तविक मूल्य है उसको क्या करना है, उसको हम इस वास्तविक मूल्य को 12 प्लस
12.5% लाभ पर बेचना है, तो 12.5% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 को बढ़ करके कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% में हम 12.5% को जोड़ेंगे तो 112.5% हो जाएगा। तो वास्तविक मूल्य के 112.5% कितना हो जाएगा, 112.5 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.522 यानी 2250 रुपया आ जाएगा। आंसर नंबर 2। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास 36 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं है यूट्यूब पर वीडियो। इससे लंबा हम वीडियो डाउनलोड करके हम नहीं डाल सकते हैं, अभी अलाउ नहीं है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 15 मई से हम कंप्लीट फाउंडेशन बैच ला रहे हैं। 15 मई से अब किसी भी स्टेट के हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, उसमें उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ का प्रश्न है तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हम 15 मई से ला रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर लगता है